हेलो स्टूडेंट, अभी हम हिंदी का प्रश्न लगाने वाले हैं। इससे पहले हमने बाल शिक्षण से संबंधित प्रश्न लगाए हैं, तो उसको भी आप जाके देख लीजिए। देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस प्रश्न पत्र को अगर आप लगा लेंगे तो आपके हेलो स्टूडेंट, ये जो अगला क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं, इससे पहले हमने बाल शिक्षण से संबंधित प्रश्न लगा लिए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप सिर्फ इतने ही प्रश्न लगा लेते हैं तो आपके 10 तारीख के जो आगामी एग्जाम है उसमें कम से कम आपके 30 से 40 प्रश्न गारंटी बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। लेकिन पहले प्रश्न लगाने से पहले आप इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, इस चार्ट को नोट कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में लगभग 2 प्रश्न इस चार्ट से आते ही हैं। यहाँ पर आपको संज्ञा, सर्वनाम और वो सब प्रश्न आएंगे ही, लेकिन ये क्लियर नहीं रहता कौन सा प्रश्न आएगा। लेकिन ये जो आपका स्वर और व्यंजन से इससे गारंटीड एक न एक प्रश्न आते हैं सिर्फ एक छोटे से चार्ट से। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये बोला है, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है? तो देखिए, कुत्ते की विशेषता बता रहा है, कुत्ता काला है, हरा है, नीला है, पीला है। तो यहाँ पर याद रखेंगे विशेषता बता रहा है ये काला शब्द, तो विशेषण में आएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कहु रावण, रावण जग केते, पद में रावण शब्द का प्रयोग। देखिए, ये रामायण की चौपाई से लिया गया है, जो कि अंगद और रावण के बीच संवाद होता है उससे संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर रावण को अभिमानी बोल रहे हैं अंगद है, और यहाँ पर उसकी विशेषता बता रहा है। तो याद रखिए, पहला जो शब्द है रावण, वो व्यक्तिवाचक है, रावण को बोल रहा है, और उसके बाद उसको दुष्ट कपटी बोल रहे हैं, यानी उसकी जाति बता रहे हैं। ठीक है, यानी राक्षस जाति से संबंधित है। तो याद रखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, राजा नगर में आए, अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? तो देखिए, राजा नगर में आए हैं, तो ये किसी को संदेश दे रहा है, बता रहा है, तो याद रखेंगे संदेश सूचक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, गौरव गाथा, इन दोनों शब्दों के बीच जो चिन्ह लगा हुआ है उसे क्या कहते हैं? देखिए, ये दोनों का आपस में जोड़ा हुआ है, जोड़ कर रखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे योजक चिन्ह। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है, संस्कृत के मूल शब्द से जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे शब्द कहलाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो हिंदी में भी वही प्रयोग किया जाता है और संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है, उसको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। याद रखेंगे, तत्सम शब्दों का ही प्रयोग हिंदी और संस्कृत दोनों में एक समान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न क्या बोला है, मैं अपना सिर खुजाता हूँ, इस वाक्य में क्या है? तो देखिए, कर्म कर रहा है और सकारात्मक कर्म कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया, रेखांकित वाक्यांश का भाव मुहावरे में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, कोई भी मुहावरा है उसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, हम मुहावरे को पढ़ के देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, आकाश पाताल एक करना। तो देखिए, जब कोई मेहनत करता है तो उससे रिलेटेड ये है। और ऑप्शन भी देखिए, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, तो ये एकदम करेक्ट है, यानी आप शर्म के मारे अपना मतलब कुछ बोल नहीं पाए, चुपचाप रह गए, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर। अगला प्रश्न देखिए, आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ का प्रयुक्त होता है? देखिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आंखें दिखाना यानी किसी को डराना। ठीक, किसी को आपको एकदम जब गुस्से में देखना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, आंखें दिखाते हैं, यानी क्रोध दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पाकिट मार शब्द में समास है। तो देखिए, पाकिट मार शब्द में तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप ये मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर आपको रिवीजन भी हो जाएगा और इस बहाने से याद भी रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोप शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए, कोप शब्द का बहुत सारा पर्यायवाची होता है, जैसे कि रोप, प्रतिघात, अमर्ष, गुस्सा, क्रोध, कोह, ये सारी चीजें क्या है, कोप का पर्यायवाची। तो यहाँ पर अमर्ष दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो अमर्ष कोप शब्द का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न देखिए, मैं खाना खा चुका हूं तब वह आया, इस वाक्य में क्या है? तो देखिए, दो जो वाक्य आपस में मिले हुए हैं, मैं खाना खा लिया और कोई आया है, तो ये मिश्र वाक्य बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है बोला है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि कौन सा सही है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, इस प्रकार से द्वंद्व लिखा जाता है। ठीक, अगले देखते हैं,
कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? देखिए मैंने पहले शुरू में जो चार्ट दिखाया था उससे रिलेटेड ये प्रश्न आ ही गया। तो आपको देखना है कि उस चार्ट में किस प्रकार से, नॉर्मली जब आपने पढ़ा होगा का खा गा घा अंगा, तो ये का वर्ग के हो गए, चा छा जा झा इया ये चा वर्ग के हो गए। उसी प्रकार से सारे व्यंजन को जो आप पढ़ते हैं तो अलग अलग वर्ग के होते हैं, का ख इस प्रकार से पढ़ने में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर ता वर्ग का कौन सा वर्ग, देखिए ता थ द यहाँ आ गया, न प देखिए धा भी है, तो ये जो बच गया माँ अगले वर्ग का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको पढ़ने आना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक न एक प्रश्न आता ही है एग्जाम में। अगला देखिए, भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ठीक, स्वर और स्वर के मिलने से क्या बनता है? संयुक्त स्वर। अब आप बोलेंगे कहीं संधि तो नहीं बोल देंगे? देखिए संधि जो है दो वर्णों के मेल से बनता है, दो वर्ण का आपस में मेल होता है तो उसको हम लोग संधि कहते हैं, दो पदों का आपस में मेल होता है उसको समास कहते हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, पद के मेल को हम क्या बोलते हैं? समास, और दो वर्णों के मेल को संधि, और दो विभिन्न स्वरों के मेल को कहते हैं संयुक्त स्वर। जैसे कि आ और आ मिलके बड़े आ बनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, भगवत भक्ति में संधि है, तो भगवत भक्ति में कौन सा संधि होगा? याद रखिए भगवत धन भक्ति, यानी ता और भा आपस में मिल रहे हैं तो व्यंजन संधि होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, जिस मूल शब्द में विकार होने की क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? देखिए जो अविकारित शब्द है उसको हम धातु बोलते हैं, ठीक है ना, जो धातु होता है उसी में ही परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर प्रश्न में आ जाइए, निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि समासिक शब्द है, तो याद रखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है, दशानन। ठीक है, जब किसी अन्य पद का जो है आपको बोध होता है किसी को पढ़ने से तो उसको हम क्या बोलते हैं? संबंध बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखिए, अनुकरणीय में लगा हुआ प्रत्यय क्या है? तो देखिए प्रत्यय आपको पता होना चाहिए पीछे लगता है, ठीक, उपसर्ग जो है सामने लगता है, तो यहाँ पे देखिए अनु उपसर्ग हो जाएगा, तो कॉमन सी बात है। करण जो है मध्य में है तो ये भी नहीं हो सकता। ई, देखिए यहाँ पर अरुकरणीय बड़ा ई आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अणुकरणीय में ई यानी बड़ा ई जो है प्रत्यय होगा। 50 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, उसे हमको देखना है कि कौन सा विराम चिन्ह का लोप है। सेंटेंस पढ़ के देखते हैं क्या बोला है, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज करिए जिनमें कभी दुख का नाम सुना ना हो। तो देखिए यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए, यानी कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं तो वहाँ पर जब आप किसी दूसरे पद को कुछ सेकंड के लिए रोकते हैं तो उसको हम लोग अल्प विराम के द्वारा चिन्हित करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अल्प विराम। अगला प्रश्न देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मान सुन। ये आप सबको पता होगा, कई बार आपने पढ़ चुका है इसमें। तो इसमें ये बोला है कि आपको क्या निकालना है, तो इसमें बोलना है कि आपको क्या कह रहे हैं इस पद में, तो व्यंजन शब्द शक्ति, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है इसलिए इसको बताने का कोई मतलब भी नहीं होता है। एक अनार 100 बीमार, यह क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे बड़ा डाउट होगा कि मुहावरा है कि लोकोक्तियाँ हैं, तो पहले उसका आप अंतर देख लीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है। देखिए सामान्य तौर पे आप कह सकते हैं मुहावरा जो है एक वाक्यांश होता है ना, वाक्य का अंश होता है, लेकिन लोकोक्ति जो होता है पूरा एक वाक्य होता है। तो यहाँ पर एक जो प्रश्न बोला है एक अनार 100 बीमार, सामान्य सी बात है कि पूरे एक सेंटेंस है, कहीं छोटा सा नहीं लगने वाला है। और इसके अलावा जो बाकी अंतर है उसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप याद रखिए, वाक्य का अंश मुहावरा होता है, मुहावरा छोटा होता है, और जो लोकोक्तियाँ होती है वो बड़ी होती है, अपने आप में पूरा का पूरा एक अर्थ लेके चलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न में आ जाते हैं, इस वाक्य में किन लोकोक्तियों का प्रयोग होना आवश्यक है? इसको देखिए, तीर्थ के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों को खोजते रहते हैं जो खाली स्थान हो। तो इसमें याद रखिए, आप ऑप्शन देखने के बाद आराम से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे यजमान को खोजते रहते हैं? जिनके पास पैसा भी हो और वो अंधभक्त हो, ठीक। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर आँख के अंधे और गांठ के पूरे, यानी उनके पास पैसे भी हो और ये समझ नहीं पाए, गलत और सही का अंतर नहीं समझ पाए। अगला प्रश्न को देखिए, 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, ठीक। इसका जो आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो आप पढ़े होंगे, ठीक। ये जो चार्ट के थ्रू आप इसको लगा सकते हैं, ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि इसी बहाने आप इसको याद भी कर लें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है बालाघात का प्रयोग होता है। देखिए
इससे पहले जो एक प्रश्न है वो अनसीन पैसेज से रिलेटेड है, यानी अपठित गद्यांश से रिलेटेड है, तो वो जो प्रश्न है उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो सामान्य प्रश्न है, उसको आप खोज करके बना सकते हैं। यहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे कि 54 के बाद सीधा 58 कैसे आ गया। ठीक, तो 58 नंबर प्रश्न में आते हैं। बालाघात का प्रयोग होता है, देखिए जब किसी सेंटेंस को बोलना होता है हमको फोर्सफुली, ठीक, जब इम्पैक्ट लगाना होता है तो हम किस में उसका प्रयोग करेंगे, बोलने में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बोलने के कौशल में। ये जो बालाघात है, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो मार पिटाई से रिलेटेड नहीं हो सकता, ये बोलने से संबंधित होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषी कौशल का उद्देश्य है। तो देखिए पढ़ने को हम किससे जोड़ेंगे, अपने पठन से, तो सामान्य सी बात है ये किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, पठन कौशल से। आप पढ़ना कैसा होगा, आपका बोलने का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन पढ़ने का कौशल ज़्यादा बढ़िया होगा। अगला प्रश्न देखिए, लेखन कौशल से संबंधित क्या नहीं है। तो कॉमन सी बात है, लेखन से आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो एक बार में समझ जाएंगे कि विचारों के बीच का संबंध जो है लिखने के कौशल से नहीं है। यहाँ पर सारे प्रश्न को आप याद करते हुए चलिए, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं। देखिए अगला जो रहेगा वो साइंस का रहेगा, और मैथ्स के अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि जो आपको कुछ प्रश्न है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं मैथ्स का भी क्लास अपलोड कर दूंगा। ये जो कुछ प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैं फालतू वीडियो लंबा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे, 10 तारीख के एग्जाम गारंटीड है, आपके 40 प्रश्न बन ही जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस।